एक अपन ने ये 12th इलेक्ट्रीशियन की थी, इसके हमने एक ही पार्ट किया था। इसमें ये हमने ये तक किया था, सी पार्ट करी। इसका सी पार्ट करना था अपन ने, सी कर लिया था। इसमें क्या है, मैंने ना एक इलस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की थी, बट वो अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का ना सारा चैप्टर ही खराब हो रहा है, क्योंकि वो उसमें अच्छे से प्रेजेंटेशन आएगी कि इसका डिफरेंस क्या है। अपन इसको इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं तो प्रेजेंटेशन के साथ ही करते हैं कि इस तीनों चीजों में क्या है। अपने को तीन तरीकों से इन्होंने ये रिकॉन्सिलिएशन पूछी हुई है। एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, वो तो अपन ने कर भी लिया, और वो अपन इस चैप्टर में करते भी हैं कैसे किए हैं। एक इन्होंने पूछा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका स्टैंडर्ड और उसमें रिकॉन्सिलिएशन बनाना है। वो अपन एग्जैक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में समझेंगे कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है। अभी आप उसको इलस्ट्रेशन को करते हैं, फिर उन्होंने बता रखा है कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट के हिसाब से। स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या होता है कि स्टैंडर्ड में एक चीज हम एक्चुअल लेते हैं कि एक्चुअल अपना प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। अपन ने यहाँ पे ये एग्जांपल की थी, अपन ने भी जो एग्जांपल की थी वो की थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट क्या होना चाहिए और एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। अपन उसके रिकॉन्सिलिएशन पे पहुंचे थे। ये किया था अपन ने। अब अपन इसको उसके हिसाब से करते हैं कि अब तीनों का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले थे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसके हिसाब से आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल का अपन ने कंपैरिजन करना था, जो अपन ने किया। फिर है पॉइंट नंबर थर्ड में मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन करना है। थर्ड है स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। स्टैंडर्ड में क्या आएगा, एक्चुअल आउटपुट का प्रॉफिट उठा लेते हैं। ये देखो ना, हाँ हाँ, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट की रिकॉन्सिलिएशन। जो अपने पॉइंट सी में की वो की ही बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट क्या रहता है, जो हमने शुरू में बजट बना लिया उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट सबसे पहले आपकी एक्चुअल आउटपुट पकड़ेगा कि एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से प्रॉफिट क्या होना चाहिए था, उसके ऊपर आ जाती है। हाँ, तो सबसे पहले अपनी इन तीनों के हिसाब से प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, अब वो बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बजटेड प्रॉफिट अपना कितना था, वही अपन ने किया है ना, 5100 यूनिट सेल किए हैं, 5100 इंटू 6 आएगा यहाँ पे प्रॉफिट। अपना स्टैंडर्ड प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट 30600, और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी वही रहता है, प्रॉफिट बजटेड के हिसाब से ही जाएगा 5100 इंटू 6 3600। और जो अपना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड प्रॉफिट इमीडिएटली आउटपुट को इग्नोर कर देता है, मतलब एक्चुअल आउटपुट पे आ जाता है। एक्चुअल आउटपुट पे प्रॉफिट कितना आएगा अपना, एक्चुअल आउटपुट थी अपनी 4850, 4850 इंटू 6। ये अपने तीन प्रॉफिट हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से हमारा बजटेड प्रॉफिट 30600 था, मार्जिन के हिसाब से 30600 था, और एक्चुअल के हिसाब से
29,100 था। अब हमने इसको वेरिएंस के हिसाब से करना है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या आया। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सब में आएगा, वेरिएबल ओवरहेड तक सबकी प्रेजेंटेशन सेम है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपन ने -100 किया, इसमें क्लियर है? जो देखें ये देखो ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपन ने निकाला था -100 था, इससे प्रॉफिट कम होएगा, ये तीनों में आएगा -100 -100 -100। फिर लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस अपना टोटल कितना था 2600 फेवरेबल, ये प्रॉफिट में इंक्रीज करेगा अपना +2400 +2600 और +2600। ओवरहेड वेरिएंस, ओवरेज वेरिएंट था अपना वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कितना था 310, 310 फेवरेबल, फेवरेबल है। और फिर आ गया फिक्स्ड, यहां पे डिफरेंस है फिक्स्ड ओवरहेड। इसमें अपन ने सबसे पहले किया था, एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला था कि एक्सपेंसिव की वजह से अपना प्रॉफिट कितना कम ज्यादा हुआ, वो था अपना 4560। टोटल टोटल तो 6410 ही आएगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस था अपना 4560 कि फिक्स एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है और टोटल आपकी अंडरस्टैंडिंग में कि एक्सपेंसेस तो हर जगह कम हुआ है ना, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस है, अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस 4560 से बड़े हैं, ये एक्चुअल हुआ है ना। बाकी जो वॉल्यूम होता है वो एक्चुअल तो होता नहीं, वो तो हम चार्ज करते हैं, इसी का यहाँ पे प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ता है। ये एक्चुअल हुआ है, ये हमारे तीनों में आएगा कि -4560 अपना एक्सपेंसेस बढ़ गया। फिर था अपना वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस -450 एडवर्स है। इसमें तो अपन ने किया है कि इसमें अपन इंपैक्ट डालते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी अपन कॉस्टिंग करते ही ऐसे हैं कि सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड को चार्ज कर देते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है हम उसको पहले ही अपना प्रॉफिट मान लेते हैं, क्योंकि 30,600 में हम उसको अपना प्रॉफिट मान चुके हैं, ठीक है ना। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में हम इसको यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आप फिक्स्ड ओवरहेड को नहीं चार्ज करते, इसमें हम कंट्रीब्यूशन को चार्ज करते हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूं कि सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको उसके हिसाब से वेरिएंस निकालेंगे ना, तो जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है फिक्स्ड ओवरहेड, वो यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन में नहीं आता। प्रॉफिट तो उतना ही निकाला है, पर वो प्रॉफिट निकाला है हमने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। वो मैं इसलिए कहता हूँ, वो आपको ना मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर करके इस एग्जांपल को फिर करेंगे, फिर अपने को इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एक्चुअल आप किसको कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल तब क्लियर होगा कि एक्चुअल प्रेजेंटेशन होती कैसे है, उसको हम कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट निकालते हैं। क्योंकि अभी अगर आप वो चैप्टर डिस्कस करने पर लगेंगे ना, तो अपना वो सारा जो उसके कंसेप्ट हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आप एक बार के लिए इतना चाहे याद रख लो कि इसमें हम वॉल्यूम वेरिएंस का इफेक्ट नहीं देते, इसमें फिर रहता है, ये तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ही है, इसमें आपका आ जाएगा। फिर थे अपने सेल के वेरिएंस, सेल मार्जिन प्राइस। सेल के हमने दो लिए थे, तो वॉल्यूम की वजह से हुआ था -14 और वॉल्यूम की वजह से -1500 हुआ था, और रेट की वजह से हुआ था 1400। तो रेट तो सब पे जहाँ पे इफेक्ट पड़ा है, रेट वेरिएंस यहाँ पे सब में आएगा
माइनस 1400 माइनस 1400 और माइनस 1400। फिर अपन ने सेल वॉल्यूम किया, सेल वॉल्यूम का उसका था माइनस 1500, ये वाला वॉल्यूम एरिया माइनस 1500। यहां पे ये नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, ये मैं आपको बताता हूं क्यों। इसमें आ जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, कि हमारा कंट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। वो क्या होता है, जो आपका ये सेल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और वॉल्यूम वेरिएंस है, उनका टोटल जो होता है वो सोल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस होता है। इन्होंने तीन तरीकों से इसको निकाला है। एक तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस कितना था, क्या कहते हैं फिक्स, एक तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस है कितना है माइनस 1500, और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, दोनों का टोटल किया तो वो कंट्रीब्यूशन वेरिएंस बन जाता है आपका माइनस। वही कह रहा हूँ, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट तो वही रहना है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो उसका इंपैक्ट था टोटल आउटपुट का वो कंट्रीब्यूशन में डाल दिया, आउटपुट की लेस होने से आपको कितना नुकसान हुआ। अब आप सीधा यहाँ पे इसमें अगर आप देखें कि कंट्रीब्यूशन से आपकी कितनी यूनिट कम हुए, 150 यूनिट कम हुए, 5100 की सूरत थी। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना था, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन था अपना, नहीं नहीं नहीं, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 6 रुपए नहीं है, कंट्रीब्यूशन है आपका, ये तो मार्जिन है। ये देखो इस पे आओ आप अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखेंगे पर यूनिट कितना आएगा, 6 रुपए 60 पैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, और आपका प्रॉफिट है, सेल प्राइस है 20 रुपया, तो आपका 13 रुपए 40 पैसे आपका कंट्रीब्यूशन है। तो अब आप 13 रुपए 40 पैसे को 150 से करेंगे, 250 होगा, हाँ 250 इंटू 13 रुपए 40 पैसे 3350। क्लियर है ये आएगा अपना 250 इंटू 13 रुपए 40 पैसे, या आप कह सकते हैं 1850 प्लस 1500। तीसरे मेथड से भी इन्होंने एक तरीके से निकाला हुआ, वो मार्जिन कॉस्टिंग का ही अटैक्ट, वो अब हम वहां पे समझेंगे। और इसमें हमने इसका वॉल्यूम का कुछ भी नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते यहाँ पे, क्योंकि इसमें अपन ने एक्चुअल वॉल्यूम ही 4850 ली है, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी उससे इंपैक्ट होनी थी वो अपन ने काउंट ही नहीं की। इसमें अपन ने अननेसेसरली पहले 150 का प्रॉफिट बुक किया, फिर उसको दिखा दिया कि यार ये वो हुआ है, तो वहां पे अपन ने बुक ही नहीं किया, तो ये जीरो आ जाता है। तो इन तीनों में से प्रॉफिट अगर आप टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 24,100, 24,100। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ले लेंगे, वो तो 24,100 ही आ गया ना, उसी को तो मिलाना है। स्टैंडर्ड फॉर अगर एक्चुअल आउटपुट लेंगे, नहीं आपका क्या क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड सिर्फ यूनिट लिए हैं कि एक्चुअल आउटपुट हुई है उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड प्रॉफिट। आप देखो ना क्वेश्चन एग्जैक्ट, अगर एक्चुअल डाटा ले लेंगे फिर तो प्रॉफिट ही 24,100 आ गया ना। प्रिपेयर एंड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका कितना होना चाहिए था। देखो ये एक टेक्निकल चीज है पूरी, इसको हम बजटेड और उसमें करके ना फिर इसको एग्जांपल करेंगे। आपके 3 प्रॉफिट हुए, बजटेड प्रॉफिट तो हमारा बजट था क्या 100 यूनिट की सेल करनी है इनटू 6, वो बजट होता है। एक्चुअल जो डिफरेंस के बाद निकला वो एक्चुअल आ जाता है, और स्टैंडर्ड हमेशा अपन ने क्या किया है और एक्चुअल आउटपुट, मतलब आपकी एक्चुअल आउटपुट होती है, स्टैंडर्ड तो तभी बनता है ना। अगर अपन ने आज प्लान कर लिया कि
हमने 10,000 यूनिट सेल करने हैं, ये मेरा बजट है, मेरा को 10 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। 10,000 यूनिट और 10, मेरा प्रॉफिट कितना होएगा? 1,00,000 रुपया। अब मैंने ईयर एंड पे सेल ही 6,000 की है, तो मैं आपसे एकदम से क्वेश्चन पूछूंगा आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो अनडाउटली 6,000 ही हुआ ना। अगर 6,000 भी नहीं होता, वो वेरिएंस की वजह से हो जाता है। फिर उसमें आप देखते हो 6,000 भी नहीं हुआ यार, क्यों नहीं हुआ? फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड आपका कम ज्यादा क्या लगा, फिर आप उसकी बात करते हैं। एक्चुअलिटी तो वही है, जो एक्चुअलिटी बिजनेस में होती है वो यही है स्टैंडर्ड प्रॉफिट वाली, कि हमने बजट प्लान किया कि मेरा 5100 का बजट होना चाहिए, 6 रुपए के हिसाब से मेरे को 30,600 का प्रॉफिट होना चाहिए। जब अपने को ये रेंट पता ही चल गया कि हमारी यूनिट आउटपुट 4850 हुई है, तो हम एकदम से कहेंगे प्रॉफिट 4850 इंटू 6 ही होना चाहिए ना। वो आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट है। उसमें से जो हमने 150 यूनिट का प्रॉफिट बुक किया था, वो हम ऑलरेडी निकाल देते हैं। अगर उसको निकाल दिया, यहाँ पे अपने निकाल दिया ना 250 यूनिट का, इसलिए हमने वॉल्यूम वेरिएंस की कुछ चर्चा भी नहीं की इसमें, कि कंट्रीब्यूशन की वजह से आपका कोई लॉस हुआ ही नहीं। और बट वॉल्यूम वेरिएंस जरूर चर्चा की 1850, वो क्यों लिया है? क्यों? हाँ, नहीं, क्योंकि उसको हमने प्रॉफिटेबिलिटी में चार्ज कर चुके हैं। देखो 4850 में भी जो अपन ने 6 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ली है, उसमें भी हमने फिक्स्ड ओवरहेड का पार्ट कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इसलिए हम उसको रिवर्स कर देते हैं। क्लियर है ना? बाकी जो कॉस्टिंग है सारी प्रॉफिट वाली, जो मार्जिन वाला था, वो अपन ने ऊपर से निकाल दिया। सिर्फ एक ही चीज निकाली है, जो स्टैंडर्ड है उसमें अपन ने क्या निकाला है? सिर्फ मार्जिन निकाला है। अब देखो कि कॉस्ट अपन ने 6 पकड़ी हुई है, प्रॉफिट अपन ने 6 पकड़ा हुआ है, इसका मतलब हमने क्या माना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी। ओके, जो अपना सेल की वजह से, वॉल्यूम की वजह से वो हुआ था अपना प्रॉफिट 1500 रुपया लॉस हुआ है, वो अपन ने यहाँ पे नहीं दिखाया और ऊपर भी नहीं दिखाया। बस 2 ही पॉइंट है इसमें, सिर्फ ये पॉइंट का डिफरेंस है कि यहाँ पे अपन ने सेल वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं दिखाया, ये यहाँ पे लेस कर दिया 1500, बस। और इसमें इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें अपन ने ये नहीं दिखाया यहाँ पे, इसको इसमें ऐड कर दिया कंट्रीब्यूशन। इस एग्जांपल को अपन एक बार फिर करेंगे, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन के साथ। क्लियर है यहां तक? ये क्या चीज है? क्या चीज है? कौन कौन सा मार्जिनल कॉस्टिंग होगा? ये सारा मार्जिनल कॉस्टिंग ही बोलते हैं कि इसी के वो हैं ये। इसमें क्या आ जाता है, सारा सारे आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग घूमती है कि कौन से आपके डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग में क्या आएगा कि आप कोई प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट बनाने का बेनिफिट है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन देना, मिक्सचर देखना, वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें 2 ही हैं। उसके बाद आपकी मेंटली प्रैक्टिस है, कंसेप्ट आपके 2-3 ही आएंगे कि कौन सी चीज कहां पे कैसे करनी है, बस। और उसमें कुछ भी नहीं है, सारा सारी वो कॉस्टिंग मैथमेटिक है और कुछ नहीं उसमें। सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है, रेलेवेंट और इरेलेवेंट। आपके डिसीजन के लिए क्या चीज रेलेवेंट है, क्या इरेलेवेंट है, उसी के ऊपर सारी डिसीजन। इन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं, मेक और बाय, बात वही है, मेक करना चाहिए या बाय करना चाहिए, आप उसी रेलेवेंट क्वेश्चन से देखोगे। मेक और बाय का आ जाता है, प्रोडक्ट का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाता है, सारे उसी में है। उस पे तो पूरा उसके बाद सारा टाइम उसी पे लगना है। हाँ, नहीं, स्टैंडर्ड कोस्टिंग एब्जॉर्प्शन का पार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक कंट्रोल की टेक्निक है आपकी। मटेरियल
अपनी कॉस्टिंग में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले कॉस्ट असर्टन करते हैं। कॉस्ट असर्टन करते हैं वो आपकी जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, उसमें अपनी कॉस्ट असर्टन हो जाती है। फिर आप इसको कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। फिर एक और पार्ट आ जाता है कॉस्ट कंट्रोल से पहले, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, फिर कॉस्ट के डिसीजन, जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया। फिर आपकी आ जाती है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आपकी कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग कंट्रोल कि आप कॉस्ट कंट्रोल अब करोगे। जब पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेते हो, फिर आप देखते हो कि कौन सी चीज कहां पे ज्यादा हुई, कैसे कम हुई। ये मैं आपको थेटिकल में पूरा डिस्कस करूंगा। पूरा कॉस्टिंग का चार्ट है इसका कि कॉस्टिंग के ये जो अलग अलग चैप्टर हैं इनकी क्या मीनिंग है, क्या यूजेज है, एक्चुअलिटी कौन सा कॉस्ट सेंटर होता है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, एक्चुअली है क्या ये कॉस्ट कैलकुलेशन है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट कॉस्ट कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल है। कॉस्ट कैलकुलेशन में आपकी जॉब कॉस्टिंग आ गई, बैच कॉस्टिंग आ जाती है, प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाती है, वो कॉस्ट कैलकुलेट करती हैं। वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये है रजिस्ट्रेशन नंबर 13। ये इसमें कुछ वो नहीं है। आपने पहले ये किया होगा कि नहीं किया होगा? बड़ा ही बोरिंग क्वेश्चन है? नहीं नहीं, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बट इसमें एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट भी क्या है कि ये सिर्फ दो पार्ट में है क्वेश्चन, उसका आप एक पार्ट ही करेंगे क्योंकि एक अलग तरीके से है, एक अलग तरीके से है। मतलब दो क्वेश्चन है इसमें कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एक्चुअल बुक करते हैं तो उसको उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। पहले आप ये समझो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कोई ट्रीटमेंट होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? हमने एक कॉस्ट निकाल ली, बाद में एक्चुअल प्रॉफिट देखते हैं, तो स्टैंडर्ड का यूजेस कहां पे आएगा? आप एक बार टेक्निकली सोचो कि मैंने ये निकाल लिया कि मेरी 50 रुपया कॉस्ट होनी चाहिए, ये मेरा मटेरियल पार्ट होना चाहिए, ये मेरी वो होनी चाहिए। तो जब आप एक्चुअल प्रॉफिट बनाने लगते हो तो आप देखते हो मेरी एक्चुअल परचेज कितनी हुई, एक्चुअल सेल कितनी होगी, तो वो एक्चुअल पे आ जाता है। तो स्टैंडर्ड की एंट्री कहां पे होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? पड़ेगी कोई जरूरत नहीं? बुक्स में एंट्री कब होती है? बड़ी जब ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें होती है। उसमें कैसे होती है एंट्री कि जब इतनी बढ़िया दुनिया हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकती। लाइकवाइज मैं अपनी फैक्ट्री की बात करता हूँ, हमारे पे भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई होती है। कैसे? मेरे पास आज 100 यूनिट बन रहे हैं, 100 यूनिट की सबकी अलग अलग कॉस्ट है। सब पे मटेरियल अलग है, लेबर अलग है, ओवरहेड अलग है, मटेरियल प्राइस अलग है, फिक्स्ड ओवरहेड मैंने उसको अलग चार्ज करके दिए हुए हैं कि ये जो मेरे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है। मैं अपना बजट बना लेता हूं कि मेरे इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट सेल होंगे, मेरी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी नेक्स्ट मंथ की। मटेरियल परचेज होना शुरू हो जाता है, मटेरियल सारा परचेज हो रहा है, वो एक मटेरियल 30 प्रोडक्ट में कॉमन है, एक 12 में कॉमन है, एक 40 में कॉमन है, एक मटेरियल अलग लग रहा है, कुछ मटेरियल ऐसा उनका अलग अलग है, आपकी ढेरों सारी परचेज आ गई। उसमें से आपने एक के 5,000 यूनिट सेल कर दिया, एक ने 3,000 यूनिट कर दिया। आप मेरे को प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट प्रॉफिट? सारी वैल्यूएशन स्टॉक की करनी पड़ेगी, सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी करनी पड़ेगी, पर यूनिट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नहीं निकलता। तब आप क्या करते हो जब आपने प्रॉफिटेबिलिटी बनानी होती है? मैं ये करता हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट सेल कितना हुआ इस रेट पे, इस पे प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, इतना, तो मैं अपना वहां से प्रॉफिट सेल यूनिट उठा के 5-3 रुपया प्रॉफिट करके मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ।
वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है। फिर आप देखते हैं कि एक्चुअल नहीं आता, वो आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाता है, भैया मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, उसको आप स्टैंडर्ड के हिसाब से कम कर सकते हैं। फिर मैं देखता हूँ ये सारे मटेरियल उसी रेट से खरीदते हैं या कोई दो चार मटेरियल ऐसे हैं जो कम या ज्यादा पे है, ये मटेरियल इस प्रोडक्ट पे यूज होता है तो ये एक्चुअल ऐसे पे आता है, तो वो मेरे वेरिएंस कैलकुलेट करके हम एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी पे, मतलब उसको अपन एज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं बनाते बट उसको हम इंप्लाई करते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड की कोई एंट्री नहीं होती, छोटे यूनिटों में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंपल प्रोडक्ट है, आपने प्रॉफिटेबिलिटी सीधी निकल गई। जब आपके एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ जाते हैं, मटेरियल की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालनी पड़ती है कि यार मेरा ये 8 प्रॉफिट का रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, इसका 12 का होना चाहिए, मैंने इतनी सेल की, इतना प्रॉफिट आ जाना चाहिए, मेरे को इतनी सी लेबर एक्स्ट्रा पड़ गई जो मैंने प्लान की थी। फिर आप उसको उस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो। नहीं तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सारे स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपको, सारी सेल के मान लो जो रेट है उसमें देखना पड़ेगा यार किसकी सेल की बिलिंग ज्यादा हुई हुई है, क्या उसके कोई डिस्काउंट देने वाले हैं, तो उस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन पाती, इसलिए इसकी यूजेज आती है। तो अब इसके आप बुकिंग करते हैं, एक तो है पार्शियल प्लान, इसको आप इसी के हिसाब से समझते हैं, इलस्ट्रेशन के हिसाब से। पार्शियल प्लान में क्या होता है कि हम हर चीज का एक अकाउंट बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट, और उस अकाउंट को हम सिर्फ स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करके रखते हैं, बाकी जो वेरिएंस आता है साथ के साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज करो हमने मटेरियल का स्टैंडर्ड बनाया कि अपन ने 6 रुपए के हिसाब से ही परचेज करना है, मतलब 6 रुपए हमारा स्टैंडर्ड है, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर 7 या 5 से बुक किया तो उसको हम यहाँ पे रॉ मटेरियल के अकाउंट में इसको अपन 6 के हिसाब से दिखाएंगे, बाकी जो आपका वेरिएंस आएगा उसको आप साथ के साथ P&L में ले जाएंगे जनरल लेजर के थ्रू। ऐसे यूजेज आपका मटेरियल अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए तो उसमें अगर 400 लगा तो आप 400 लगना चाहिए था, 450 लगा तो 400 तो आप जनरल लेजर में ले जाएंगे सीधा कि 400 लगना चाहिए था, बाकी है वो आप वेरिएंस के थ्रू P&L में ले जाएंगे। ये आप समझते हैं एग्जांपल, ये एग्जांपल के साथ थोड़ा क्लियर होगा। XYZ company manufacture product gamma. It uses a standard costing system in which material price variance and labor rate variance are segregated at the point of purchase of material. मतलब जब आप मटेरियल परचेज करते हो ना तभी वेरिएंस निकाल लेते हो। ये एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो जो परचेज है, ये जो मटेरियल का आप रेट वेरिएंस निकालते हैं, ये आप हमेशा किस पे निकालते हैं, यूजेस पे निकालते हैं। सपोज करो हमने मटेरियल, हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट थी कि 1 यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट लगेंगे, तो आप 1000 यूनिट एक्चुअल आउटपुट बनाई, तो आप यही कहते हो ना कि 1000 रुपए कितने लगने चाहिए थे, 10,000 लगने चाहिए थे, तो मैंने 1 रुपया महंगा खरीदा है, तो एक्चुअल मेरे 10,000 लगने चाहिए थे, एक्चुअल कितने लग गए। अगर आपने उसकी परचेज 20,000 लगने, 10,000 आपने निकाला कि 10,000 लगने चाहिए थे, बट अगर उस साल आपने परचेज कर लिए 50,000, तो वो तो आप वेरिएंस नहीं निकालते ना, बट कहीं ना कहीं वो भी ये काउंट करते हैं। ये चीजें सिर्फ आपको ये देखनी पड़ेगी क्योंकि सीए फाइनल है, कुछ भी वो लिख सकते हैं कि मटेरियल वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज कितना आया, वो आपने कभी नहीं किया अभी तक। आप हमेशा कंजम्पशन पे करते हैं सम, अगर अकाउंटिंग की प्रॉफिटेबिलिटी की बात आएगी वो कंजम्पशन पे आएगी, परचेज तो जो आई है वो तो क्लोजिंग स्टॉक में चली जाएगी, उससे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं पड़ता। प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्ट तो जितनी आप कंजम्पशन करते हो उस पर ही पड़ता है, इसलिए भी अपने कंजम्पशन पे ही किए हैं और कंजम्पशन पे ही होते हैं। बट कहीं ना कहीं ये छोटी सी लिख लेते हैं कि परचेज प्राइस वेरिएंस निकालो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ये मेंटल आपकी है कि प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट क्या थी, एक्चुअल क्या हुई, एक्चुअल परचेज प्राइस कितना है, मतलब परचेज क्वांटिटी कितनी की है, परचेज पे निकाल लेंगे। बट वो अगर आप रिकॉन्सिलेशन करने जाओगे वो किसी से मिलेगा नहीं,
वो किससे मिलेगा, क्योंकि अगर आप उससे करोगे तो वो थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझा नहीं कैसे। हाँ हाँ हाँ, एक्स्ट्रा खरीद लिया। नहीं वही बता रहा हूँ ना कि जब आप प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जब आप प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करते हैं तब तो वो कंजप्शन पे ही आती है, उसको हम काउंट नहीं करते। बट सिर्फ अगर आप एग्जाम में आपसे ये सवाल किया है कि आप वेरिएंस निकालो परचेज पे, तो फिर अपने को टोटल जितनी परचेज की, चाहे फ्यूचर के लिए परचेज कर लियो, वो उसको दिखानी पड़ेगी। बट वो आपके जो आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं उसमें वो फिट नहीं बैठेगा कहीं पे। सीए इंटरमीडिएट की जो आपकी स्टडी मटेरियल है उन्होंने उनमें हमेशा क्या लिख रखा है, नीचे नोट दे रखे हैं कि मटेरियल हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ कंजप्शन, जबकि वो उन्होंने गलत कर रखा है। वो हमेशा कंजप्शन के बेस पे निकलते हैं, परचेज की वजह से। तो अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा है फिर अपने को वो देखना पड़ेगा। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि वेरीज आर सेग्रेटेड एट द पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ये दी हुई है, मटेरियल वन लगता है, मटेरियल लगता है 1 kg एट 6, लेबर 2.5 आवर लगते हैं, ओवरहेड 2.5 आवर लगते हैं, टोटल आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 21 रुपए है। ओवरहेड रेट इज 2 पर आवर, द बजटेड ओवरहेड बीइंग 2000 4000 यूनिट, मतलब आपके बजटेड ओवरहेड हैं 2000 फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं, 1000 आवर लगने हैं, तो पर यूनिट 2 रुपया दिया हुआ है रेट आपको। नहीं एक्चुअल कहाँ है, ये तो उन्होंने बजटेड दिया हुआ है। वो भी स्टैंडर्ड ही है, ये देखो ना, ये 2 पर आवर दिया हुआ है, पर आवर है, पर आवर रेट आपका। अदर इंफॉर्मेशन ये है, मटेरियल ओपनिंग स्टॉक 400 केजी एट 6 रुपए के हिसाब से है, परचेज आपने किया 500 केजी एट 7 के हिसाब से, फिर प्रोडक्शन में इशू किया आपने 450, डायरेक्ट लेबर 925 आवर एट 440, ओवरहेड आपके एक्चुअल हुए 2100। ड्यूरिंग द मंथ 360 यूनिट आर completed and in respect of 40 unit it is estimated that they are completed as to material but half completed as to labor and overhead. 300 unit are sold at 30 per unit. Prepare cost control count, variance count and trial balance. Also prepare cost control count, variance count and trial balance if the company had implemented partial plan. तो अब पहले सिंगल प्लान से करते हैं। उसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें कंसेप्ट तो एक ही एक चीज देखने वाली नई जो चीज है कि आपका WIP दिया होता है। WIP का क्या मतलब है कि थोड़ा सा समझना है कि हमने प्रोडक्शन कर ली, मटेरियल इशू कर दिया, हमने को तो ये दे दिया कि हमने मटेरियल कंज्यूम कर दिया 400 केजी, आउटपुट एक एक मटेरियल पे आना चाहिए था, एक आउटपुट पे आपका 1 kg मटेरियल लगना चाहिए था, तो आपने टोटल 400 केजी मटेरियल इशू कर दिया। फिर आपको ये बताया हुआ है कि आपकी एक्चुअल आउटपुट हुई है 350 यूनिट। इट मींस क्या आता है, नहीं इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि 50 केजी आपकी वेस्ट होगी, जो अपना मटेरियल 350 के लिए कितना लगना चाहिए था 350, और आप उधर कितना लिखते हैं, एक्चुअल कितना लगा 400 केजी, तो 50 केजी आपका लूजेस वेरिएंस आ गया। बट इसमें वो थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देते हैं कि आपके कुछ WIP भी है, 350 यूनिट तो बन गए, आपका WIP भी है, मटेरियल के 20 यूनिट कंप्लीट हुए हैं पार्ट, या 80%। इसी की एग्जांपल की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरा एक यूनिट पे 1 kg लगना था, 400 kg मटेरियल मैंने इशू कर दिया,
350 की मेरी आउटपुट निकली। अगर यहीं तक साइलेंट है, इट मींस क्या है, 50 आपका लॉस हो गया, यूजेज वेरिएंस में आ गया। फिर वो कहता है कि 20 केजी मटेरियल जो है WIP में है, इन प्रोसेस में है, वो मटेरियल के पार्ट से कंप्लीटेड है, लेबर उसमें 50% लगी हुई है, तो मटेरियल के पार्ट से कंप्लीटेड है, इट मींस मटेरियल के हिसाब से आपकी आउटपुट कितनी आ गई, 370। 30 केजी गया वो। अब अपन ने पहले इनके वेरिएंस निकालते हैं कि टोटल अपने को वेरिएंस ये कैसे निकले। सबसे पहले तो अपन ने निकालना है मटेरियल का कि अपने को मटेरियल की आउटपुट कितनी आई। सबसे पहले तो आप आउटपुट देखेंगे। अब अपनी आउटपुट कितनी है, ड्यूरिंग दिस मंथ 360 यूनिट आर कंप्लीटेड एंड रिस्पेक्ट ऑफ 40 यूनिट इट इज एस्टिमेटेड दैट दे आर कंप्लीटेड एज टू मटेरियल। तो आपकी पहले अपन इक्वल प्रोडक्शन निकाल लें कि किसकी आउटपुट कितनी कितनी हुई। मटेरियल की आपकी आउटपुट कितनी हुई, 360 तो कंप्लीट है, प्लस 40 आपकी WIP में है, तो आपका मटेरियल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो 400 यूनिट कंप्लीट हुए हैं। लेबर के और ओवरहेड के, लेबर के कितने हुए हैं, वो 380 हुए हैं, कंप्लीट हो गए 360, प्लस जो 40 यूनिट कंप्लीट हुए हैं, ये 20% और 50% है, प्लस 40 इंटू 50%, ये आ गया आपका 380। अब अपन मटेरियल वेरिएंस निकाल लें कि वेरिएंस कितना निकलना चाहिए था। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, सबसे पहले वही स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है अपनी, 400। स्टैंडर्ड रेट क्या था, 6। ठीक है, एक्चुअल कंज्यूम कितना हुआ आपका, इश्यू टू प्रोडक्शन 450, 450 लग गया ना। किस रेट से अपन ने परचेज किया है, 7 से। हाँ बिल्कुल वही इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि आपका जो परचेज प्राइस वेरिएंस निकाला हुआ है वो कैसे निकाला हुआ है कि हमारे 400 यूनिट तो 6 हिसाब से पड़े थे, वो तो हमने 6 के हिसाब से यूज किए हैं, और जो 50 यूनिट है वो हमने 7 के हिसाब से किए। इसलिए आपका मटेरियल जो प्राइस वेरिएंस है वो 400 के लिए तो बराबर रहा, 50 यूनिट के लिए आपने 50 यूनिट यूज किए, ऐसे प्राइस वेरिएंस निकाला हुआ है। बट ये टेक्निकली इसमें ये नहीं दिया हुआ हमें कि ये FIFO मेथड से यूज कर रहे हैं या किस मेथड से यूज कर रहे हैं, तो अपने को ये असम्पशन देनी पड़ेगी कि हमने ये FIFO मेथड के हिसाब से यूज किया हुआ है, तो अपना उसके हिसाब से हमने वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या निकलेगा इसमें, जो 400 तो सेम आ जाएगा, एक्चुअल आ जाता है ना, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 450, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6, एक्चुअल कितना है 6, कितने के लिए 400 के लिए, और स्टैंडर्ड कितना है 6 माइनस 7 इंटू 50, तो ये माइनस 50 एडवर्स आ गया। और यूजेज वेरिएंस कितना आएगा,
कितना लगना चाहिए था 400, कितना लग गया 450। यूजर वेरियंस आएगा 400 माइनस 450 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 6, ये आ गया आपका माइनस 300 एडवर्स। और यहाँ पे इन्होंने मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस भी निकाला हुआ है कि जब आपने मटेरियल परचेज किया उसका क्या वेरिएंस है, उसका अपने टोटल कितना मटेरियल परचेज किया है 500, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू जितना आपने परचेज किया, तो कितना आएगा परचेज प्राइस वेरिएंस। सिक्स माइनस 7 इंटू 500 इज इक्वल टू -500। ये सिर्फ इसी एग्जांपल में है, इस एग्जांपल को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ इंक्लूड मत करना। ये एक अलग ही एग्जांपल है, अलग ही तरीका है, ये कहीं पे भी ना होना है ना होना है, क्योंकि ये पिस्ट और कॉस्टिंग से इसको कंफ्यूज नहीं करना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो इन्होंने एक अलग से एग्जांपल दे रखी है इसमें वो प्लान डाल के, ठीक है। ये थे अपने तीन। अब आया लेबर। लेबर क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। लेबर की कितनी आउटपुट हुई है हमारी 380 की, इंटू स्टैंडर्ड आवर रेट क्या है 2 नहीं स्टैंडर्ड 2.5 घंटे लगने चाहिए, तो 380 को बनाने के लिए कितने लगेंगे 380 इंटू 2.5 आवर। और स्टैंडर्ड मटेरियल रेट क्या है अपना, हाँ ये कितना आएगा 380 इंटू 2.5, नहीं ये आएगा आपके 950 घंटे लगने चाहिए थे, 950 घंटे लगने चाहिए थे ना 4 के हिसाब से 38, और एक्चुअली अपने लगे कितने हैं, नहीं कंफ्यूजन है कोई, अपने 380 आउटपुट की आउटपुट आई है उस पे अपने 2.5 घंटे लगने चाहिए, और एक्चुअल क्या हुआ है 925 घंटे लगे हैं 440 के हिसाब से, 925 440 इक्वल टू 4070। लेबर प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल इंटू डिफरेंस एक्चुअल आवर का 4 माइनस 4.40 इंटू नहीं आवर्स 925 आवर्स माइनस 370। एफिशिएंसी कितनी है, एक काम 950 में होना चाहिए था 900 में हो गया। एफिशिएंसी 950 माइनस 925 इंटू स्टैंडर्ड रेट 100 फेवरेबल माइनस 270। क्लियर है। फिक्स्ड ओवरहेड रेट सबसे पहले अपनी बजटेड प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए थी, बजटेड प्रोडक्शन है हमारी 1000 आवर्स हैं, बजटेड आवर्स हैं 1000, तो एक यूनिट पे ओवरहेड पे कितने लग रहे हैं 2.5, तो आपकी बजटेड आउटपुट कितनी होगी 400 होगी। आपका बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय आर पर यूनिट, ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 2.5 ये इक्वल टू 400, ठीक है। और आपका पर यूनिट रेट कितना आया, आपके ओवरहेड का रेट क्या है टोटल 2000 है, तो 400 यूनिट बनने हैं तो पर यूनिट रेट क्या आ गया 5, वो ऊपर उन्होंने निकाल के भी दे रखा है, दोनों तरीके से है, ऊपर दे भी रखा है ये 5
और अपन अगर करते हैं तो ये ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, पर यूनिट रेट इज इक्वल टू ₹5। अब अपन निकाल लें फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई है आपकी? 380। क्लियर है ना ये? स्टैंडर्ड अपना है ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहला वेरिएंस हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? 5, आउटपुट कितनी है? 380। नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हम निकालते हैं कि होना क्या चाहिए था? 1900 होना चाहिए था। और हमारा एक्चुअल कितना आया है फिक्स्ड ओवरहेड? 2100। ये गिवन है हमारे को, ये देखो, ये हमारे को गिवन है 2100। कंफ्यूजन तो नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड की? कि हम सबसे पहले से निकालते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड हुआ उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी कॉस्ट, और एक्चुअल हमारी फिक्स्ड ओवरहेड कितनी हुई है? 1900 होनी चाहिए थी, 2100 हुई है। तो ये माइनस 200 एडवर्स आ गया। इसके फिर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या कहता है सीधा सीधा कि हमारा कितना प्लान था और कितना हो गया। प्लान कितना था दिया हुआ? 2000 माइनस 2100। वॉल्यूम वेरिएंस क्या आएगा कि वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ गया? प्लांट वॉल्यूम कितनी थी? 400। अपना बजट 400 ही निकाला है ना, तो वो हुआ कितना है? 380। 20 कम हुआ है, 5 रुपए यूनिट रेट है, 20 इंटू 5। ये आ गया आपका माइनस। फिर है आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी आपकी कितनी यूज हुई है देखो। आपके प्लान आवर्स कितने थे? 1000 थे प्लान आवर्स। एक्चुअल आपने कितने आवर काम किया है? 925। नेट लेबर 925। तो कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। 925 माइनस 1000। पर आवर रेट क्या है? 2। इसको ऐसे भी निकाल सकता है कि 925 से कितनी आउटपुट होनी चाहिए थी, 1000 से कितनी आउटपुट होनी चाहिए थी, और उसका रेट 5 आ जाता। एफिशिएंसी तो प्रोडक्शन में निकालनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। कि आपने जितने घंटे काम किया उससे आउटपुट क्या होनी चाहिए थी। 925 घंटे काम किया ना, तो 925 से आउटपुट कितनी होनी चाहिए थी सबसे पहले तो? आपको कौन सा निकालना है एफिशिएंसी? 925 घंटे काम किया ना, तो एक पे 2.5 आवर लगते हैं। आपका कहते हैं कि 925 डिवाइडेड बाय 2.5, आपकी आउटपुट होनी थी चाहिए थी 370। आउटपुट कितनी हुई है? 380 हुई है। पॉजिटिव आएगा तो 380 को आगे रख दो। 380 माइनस 370, पर यूनिट रेट क्या है? 5 इज इक्वल टू 50। यहां तक तो था आपका ये वेरिएंस कैलकुलेशन। ठीक है, आगे इन्होंने बनाए हुए हैं कंट्रोल काउंट। उसको थोड़ा सा समझते हैं कि वो कैसे कैसे चलता है। कि सिंपल अपन है, पहले तो जो भी चीज परचेज करते हैं या आउटपुट करते हैं उसको स्टैंडर्ड रेट पे लेते जा रहे हैं, और उसको जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं।
कि कितने काउंट बनेंगे। नहीं वो अलग है, वो नहीं करेंगे। एक है आरएम कंट्रोल काउंट। ये अब एक बार आप कर भी लेंगे, फिर भी इसका कुछ पता नहीं चलेगा। 50% ही आपको पता चलेगा। घर पे जाके इसको ध्यान से फिर आप खुद करके देखना कि कौन सी चीज कहाँ से आई, कैसे गई, फिर इसका एग्जैक्टली पता चलेगा। क्योंकि इसमें समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ओवरहेड कंट्रोल। 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 लेबर रेट। ये देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या की, हमारे को दिया हुआ है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये दिया हुआ, ये देखो ओपनिंग स्टॉक है 400 एट द रेट 600। तो उसको हम अपने आरएम कंट्रोल में उठाएंगे। हमारे पास 400 केजी मटेरियल है एट 6 2400, और ये सेम जाएगा आपके जीएल में। जीएल में जाएगा ना, हाँ सेम जीएल में जाएगा। ये इधर डेबिट साइड पे आया, ये कैश डाउन में आएगा 2400। ठीक है। फिर हमने परचेज किया है 500 एट द रेट 6। तो यहां पे हम क्या करेंगे, परचेज में तो हम 500 नहीं, हमने परचेज किया है 500 केजी एट द रेट 7। तो यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही बनाते हैं। यहाँ पे 500 आएगा 3000। और जीएल में कितना जाएगा, जीएल में जाएगा ये 500, तो ये जाएगा 500 इंटू 6, ये 3000 चला गया। और ये परचेज प्राइस वेरिएंस आ गया, जो अपन ने परचेज प्राइस निकाला है 500, क्योंकि परचेज करते वक्त आपको 500 का लॉस हो गया ना। वो कहां जाएगा,
यहां से तो अपना इधर आ गया मटेरियल प्राइस, परचेज प्राइस 500, ये आ जाएगा आपके इस मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस में 500। ठीक है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया और ये हो गया। फिर आप पहले मटेरियल का ही कर लेते हैं। फिर मटेरियल में क्या हुआ, मटेरियल में इन्होंने इशू किया है 450 केजी, बट अब यहां पे हम ये मटेरियल अकाउंट बनता है वो किससे बनता है, स्टैंडर्ड से। तो 400 तो जाएगा जीएल में, और 500 के जी जो एक्सएक्स यूज हुआ वो कहां पे जाएगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किसके थ्रू, वो वेरियंस के थ्रू। तो नहीं सॉरी गलत है, ये जो अपन इशू करेंगे वो डब्ल्यूआईपी में जाएगा, डब्ल्यूआई से एफजी में जाएगा, एफजी से जीएल में जाएगा। मटेरियल में हमने 400 यूज किया, तो ये 450 में से ये तो डब्ल्यूआईपी में गया 400 इंटू 6 2400। हाँ, और ये आ गया आपके डब्ल्यूआईपी में आ गया 400 इंटू 6 2400। अब 50 का क्या हुआ, लॉस हुआ। मटेरियल में से तो टोटल क्वांटिटी में से अपने को लेस करना ही पड़ेगा ना, तो ये 50 का लॉस कहां जाएगा, उसमें यूजेस वेरिएंस में। इसलिए इसमें ऐसा वो कुछ नहीं है कि कुछ समझने वाली बात लग रही है, बट अब आप ये सम कर भी लेंगे ना तो भी इसका कुछ नहीं पता चलेगा कि अपन ने किया क्या है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये अकाउंट कैसे बनते हैं, और एक्चुअली में ये अकाउंट नहीं होते, समझने के लिए। अब ये मटेरियल कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया कि क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया 450 एट 6 कितना हो गया 2700। नहीं आएगा, जीएल में अगर अपन ने ओपनिंग उठाया है तो क्लोजिंग भी लेना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्होंने कैसे ले रखा है, जो 4500 लिया होगा ना, ये इसका पार्ट है, यहाँ पे आप लिख दो मटेरियल। ये देखो, ये मटेरियल का पोर्शन आ गया आपका 2700, वो उसका आएगा। ठीक है, अब आप आए लेबर पे। लेबर अपन ने परचेज कितनी की, पेड कितनी की, 925 घंटे यूज होनी थी 950 आवर्स, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से 950 लगनी थी ना लेबर। हाँ, अब वेजेस कंट्रोल अकाउंट में अपन ने 925 पे की है 4 पे 40 पैसे के हिसाब से, बट यहाँ पे अपन वेजेस कंट्रोल में कितने लिखेंगे, 4 पे के हिसाब से। 925 इंटू 4 3700, और ये 3700 कहां जाएगा, जीएल में। अब इसके साथ साथ कौन से वेरिएंस आए, सबसे पहले एफिशिएंसी वेरिएंस आया है इसका कि 950 आर लगने चाहिए थे। तो यहाँ पे अपन जो कंट्रोल काउंट बनाते हैं, ये डब्ल्यूआईपी में स्टैंडर्ड कॉस्ट इसने लेके जानी है जो अपने सोच रखी थी। तो यहाँ पे कितने आर अपन एफिशिएंसी हुई, 25 इंटू 4 100 रुपए, ये एफिशिएंसी का अपना क्रेडिट में जाएगा। आप इधर देखो, नहीं तो फिर
वो नहीं पता चल पाएगा। ये क्लियर है एफिशिएंसी तक, लेबर तक? लेबर अपन ने 925 आवर परचेज किया, तो यहाँ पे अपन रेट ही डालेंगे 4 रुपया, क्योंकि स्टैंडर्ड को इस हिसाब से लेना, डब्ल्यूआईपी में स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके जाएगा। तो पहले तो ये रेट वेरिएंस का भी अपन साथ के साथ करते हैं। तो ये और लगने कितने चाहिए थे? 950 आवर लगने चाहिए थे ना, तो 25 आवर अपने एफिशिएंसी में चले गए। ठीक है, हाँ ये चले गए। और अब अपन रेट का करते हैं कि जो रेट हुआ, ये आ गया आपके एफिशिएंसी में। और लेबर रेट वेरिएंस अपन ने कितना निकाला है? 370। वो आएगा आपके लेबर रेट वेरिएंस में 370 लेबर रेट का, यहाँ पे आ जाएगा। एक्सपेंडिचर है ना, ये ज्यादा हुआ है ना, ये जीएल के थ्रू है, जीएल के थ्रू सही होना चाहिए ना। लेबर रेट 370 क्लियर है यहाँ तक के? कोई चीज दोबारा देखें भी कोर्स का? हाँ, लेबर रेट वेरिएंस कितना हुआ है अपना? 370 हुआ है ना। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? एडवर्स है ना। तो पहले तो ये लेबर रेट वेरिएंस में यहाँ पे आएगा, ये तो बात क्लियर है, ये अपना एक्सपेंसिव होगा। क्रेडिट ये कहाँ पे जाएगा? कॉस्टिंग पे एंड के थ्रू भी जाना है ना, यहाँ से जाएगा। तो क्रेडिट ये जनरल लेजर अकाउंट अपन ने बना रखा है कि जो इनके वेरिएंस को अपन सारे इसमें डालते हैं, तो ये डेबिट आएगा तो इधर क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, इसमें तो जाने ही है, कॉस्टिंग एप्रियल में जाने हैं, बट ये जनरल लेजर में भी जाएंगे। ठीक है, इसमें सारा कुछ ही डाल रखा है, जो तो अपन ने मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो भी डाल रखा है, और एट द एंड ये इन्होंने किससे मिलाया है? प्रॉफिट से मिला दिया, प्रॉफिट से मिलाया है 1430 रुपए के, कि जो वेरिएंस है वो भी आ गए और जो परचेज है वो भी इसमें आ गई क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये एक तरह का अपना जर्नल जर्नल लेजर नहीं होगा, सारे अकाउंट का वेरिएंस इसमें आ रहा है। और मैं फ्रैंकली एग्जैक्टली मेरे को भी ये कोई बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया कि ये करते कैसे हैं, क्योंकि इसके कोई फंडामेंटिकली तो मेरे को पता नहीं चला कि क्या है। मैं आपको वो कहूँ कि इसकी वो सारी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपने बस एक बार दिमाग लगा के ना इसको याद करना है कि ये कैसे कैसे किया हुआ है, क्योंकि इसका कोई मेरे को समझाने के लिए, सच बताऊं तो आपके पास कुछ नहीं है कि इसमें क्या समझाऊंगा आपको। तो फिर अपना ये आ गया वेजेस कंट्रोल काउंट। वेजेस, ये जो वेजेस चला गया, इसका स्टैंडर्ड पोर्शन कितना जाना चाहिए? वो आपके डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा 3800। मतलब एक चीज जरूर है कि इसमें क्या जाता है, इसको अपन सिस्टमेटिक बनाते जाते हैं कॉस्ट के हिसाब से। तो जो पहले परचेज जो चीज होगी अपनी, परचेज चाहे मटेरियल लो चाहे लेबर लो चाहे ओवरहेड लो, कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन उसको बनाते जाते हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डब्ल्यूआईपी में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है, जो वेरियस आते हैं उसको अपन पीएनएल में ले जाते हैं। तो ये 300 डब्ल्यूआईपी में चला गया, डब्ल्यूआईपी में चला गया 380 3600। फिर हुआ अपना ओवरहेड। ओवरहेड इनकर्ड कितना हुआ? एक्चुअल 2100। ये यहां पे आ जाएगा जितना ओवरहेड एक्चुअल हुआ है। इसको वेरिएंस के हिसाब से ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एट द एंड वो क्या रह गया वो अपन देखते हैं। 2100 जो इधर आएगा वो तो जीएल में जाना चाहिए। हाँ, एक्चुअल तो गई हुई है।
अब अभी ना इतनी जल्दी आप डिसीजन में नहीं पहुंचोगे, इसको जब आप पढ़ोगे ना फिर एक बार एनालिसिस करना कि ये कैसे कौन सी चीजें आई हैं, समझ में आ जाएगा। अभी आप इसमें ना इतना दिमाग लगाओ एक उससे ये हो गया आपका। अच्छा, ओवरहेड में अपन ने कितने कितने वेरिएंस निकालने हैं। ओवरहेड देखो, सबसे पहले ओवरहेड 2100 इनपुट हुआ, इसमें से जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो तो अपन लेके जाएंगे डब्ल्यूआईपी में कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लगनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड है अपनी डब्ल्यूआईपी में, इसका 1900 जाएगा। ये चीजें तो क्लियर है कि डब्ल्यूआईपी में क्या चीज आती है, उसका स्टैंडर्ड हिस्सा डब्ल्यूआईपी में जाता है। क्लियर है ना ये बात, तो इन्होंने स्टैंडर्ड हिस्सा उसमें डाल रखा है। ये आ गया, ये आपका चला गया, और ये आपका ओवरहेड का 1900 चला गया। फिर इन्होंने जो जो वेरिएंस आए हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है, वो सीधा एफिशिएंसी में चला गया। ओवरहेड एफिशिएंसी फेरी में इधर डेबिट आ गया, इधर ये आपका क्रेडिट आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया और कैपेसिटी वेरिएंस आ गया। एक्सपेंडिचर इधर आएगा, ये कैपेसिटी आएगा 150। एक्सपेंडिचर और कैपेसिटी 150। ये ओवरहेड भी आपका कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये हो गया कंप्लीट कंट्रोल काउंट, ये उसमें चला गया। वेजेस वाला हो गया, ये ओवरहेड का हो गया, ये तीनों उसमें चले गए। फिर आया डब्ल्यूआईपी कंट्रोल की बारी। ये इसके बाद देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है सारी 2400, 3800 और 1900, ये इसमें आ गई। अब हमने एक्चुअल सेल कितनी की, थ्री 300 यूनिट आर सोल्ड एट 30 यूनिट पर 30 के हिसाब से। तो अपने पास डब्ल्यूआईपी में अपने कितने का बनाया है जी, डब्ल्यूआईपी बनाया है 360 यूनिट का। 360 यूनिट की 21 के हिसाब से इन्होंने एफजी में ट्रांसफर कर दिया कि आपकी 360 कैसे लिए यार जी, हाँ नहीं नहीं नहीं, 360 यूनिट तो कंप्लीट तो 360 की है ना, तो डब्ल्यूआईपी 360 ठीक है, 360 यूनिट कंप्लीट किए हैं ना, तो डब्ल्यूआईपी में कितने यूनिट कंप्लीट किए हैं अपन ने 360, तो 360 एफजी में चलेगी। 40 तो अपने डब्ल्यूआईपी में आ गई, वो उसके डीएल के लेजर में आ जाएगा, ठीक है ना। 360 एट 21, ये आ गया आपके 7560, ये चले गए आपके फिनिश गुड्स में 360 एट 21, और बाकी इसका डब्ल्यूआईपी का क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना 540। ये 540 कहां आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। डब्ल्यू एक तो मटेरियल का बैलेंस आ गया इसमें जीएल में, एक डब्ल्यूआईपी का बैलेंस आ जाएगा 540। ये हो गया आपका, ये हो गया। अब आपने सेल कितने किए हैं यूनिट, 300 सेल किए हैं ना, तो 300 किस रेट पे किए हैं 30 के हिसाब से, बट यहाँ पे अपन कितने ट्रांसफर करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है
तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इसने यहां से ट्रांसफर कर दी 300 एट 21। मैं बताता हूँ क्योंकि इसमें तो अपन प्रॉफिट नहीं बुक करते ना। ये 6300 रुपया अपन ने ट्रांसफर कर दिया पोस्टिंग पीएल अकाउंट में। एफजी के बाद अपना पीएनएल में आएगा ना 6300 रुपया। बैलेंस आपका कितना रह गया इसमें 1260। वो क्या बच गया क्लोजिंग बैलेंस, जर्नल लेजर में आ जाएगा। ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। अब अपा ये जो वेरिएंस है ये पीएनएल में आ जाएंगे सारे यहां से। सबसे पहले मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस कितना है, यहाँ पे देखो ये डेबिट है, इधर कंप्लीट किया तो कॉस्टिंग में यहाँ डेबिट साइड पे आएगा 500। क्लियर है ना ये तो। फिर यूजेज वेरिएंस है 300, ये यहाँ क्रेडिट आ जाएगा तो इधर ये डेबिट में आएगा 300। फिर लेबर रेट वेरिएंस 370, ये भी अपना नुकसान हुआ है, ये भी इधर आ जाएगा 370। फिर आपका ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ये भी इधर क्रेडिट आएगा तो इधर डेबिट आएगा 100। कैपेसिटी वेरिएंस 150, ये भी इधर आएगा। और क्रेडिट साइड में कौन सा है, लेबर एफिशिएंसी है एक तो, ये आ गया एक तो। और ओवरहेड एफिशिएंसी है एक 50 रुपये इधर आए हैं। और लिया हुआ है जनरल एज एडजस्टमेंट सेल 9000, जो अपनी सेल हुई है 9000 यूनिट की, 3000 एट सेल, वो अपना पीएनएल में आ गया 3000 इंटू 30, ये 9000 आ गया। और ये जनरल लेजर में आ गया साथ के साथ सेल। चौदह सौ तीस इनका बैलेंसिंग फिगर आपकी मिल जाएगी। ये 1430 इधर आ गया, ये जीएल में चला गया 1430, इधर डेबिट हुआ तो जीएल में ये 1430 क्रेडिट हो गया। ये आपका ये भी टैली हो गया, ये भी टैली होगा, ये भी टैली होगा, सारे अकाउंट आपके क्लोज हो जाएंगे। इसलिए कुछ मैं आपको बताऊं कि कुछ इसमें समझने वाली कोई चीज थी, ये एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। तो उसके बाद उन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, वो तो आपका मिल ही रहा है कि जनरल लेजर में कितना बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस ये है कि आपके बैलेंस कितने हैं। जीएल अकाउंट में बैलेंस है आपका क्रेडिट 4500 रुपया। बाकी ये है आपका आरएम है 2700, इसमें इधर आरएम में आ गया, डब्ल्यूआई में 540 आ गया और एफजी में आ गया आपका 1207। इसको एक बार दोबारा आप खुद करना, फिर भी पता चलेगा कि ये क्या है और उसके हिसाब से आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। फिर आप ये थोड़ा सा पार्शियल प्लान भी डिस्कस करेंगे, बट अभी ये कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप अब इसको करेंगे तो। 14th वाला एग्जांपल भी इसी के साथ का है, सेम। फिर आप आते हैं 15th पे। 15th बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो। देख लिया आपने 15th। 16th थोड़ा सा डिस्कस करें। 16th में आई थिंक एक थोड़ी सी चीज है समझने की।
16 किया तो नहीं आपने, ये कर लिया। चलो इसका आप थोड़ा सा टेबल बनाते हैं, देर आफ्टर तो ये कुछ भी नहीं है। इसका आप जो इनिशियली टेबल है ना वो डिस्कस करते हैं कि 16th क्या है कि HK कॉरपोरेशन produced three product ABC. The master budget called for the sale of 10,000 यूनिट for A, 12,600 B and 15 रुपए के और 8,000 यूनिट सी के। मतलब उन्होंने, ये हमारा बजट है, एक 10,000 यूनिट, 12,600 और 8,000 एट द रेट ऑफ, सबके अलग अलग रेट दिए हुए हैं। द स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट, साथ में इन्होंने स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 7,9। द फर्म एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, ये उनकी एक्चुअल सेल दे दी 11,000 एट द रेट ऑफ दिस ये अलग अलग सेल दे दी। द फर्म यूज टू इनपुट टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, मतलब उन तीनों यूनिटों को बनाने के लिए ये दो प्रोडक्ट लगाती हैं एक्स और वाई। फिर एक्स और वाई का रेट दे दिया कि एक्स और वाई रेट क्या है अपना 2 और 1। लगता कितना कितना है, ए पे लगता है 2 यूनिट, बी पे लगता है 4 यूनिट, सी पे 1 यूनिट लगता है, वाई लगता है ए पे इतना, इस पे इतना। द फर्म एक्चुअली यूज्ड 54,000 यूनिट एक्स एंड 1096 यूनिट एट द रेट ऑफ 1, मतलब टोटल वैल्यू है इसकी इतनी। और वाई के 72,000 यूनिट सेल किए हैं, परचेज किए हैं इन्होंने 73,000 से। अपने को ये वेरिएंस निकालने, तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होएगी। सबसे पहले आप ये देखें कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए कि मटेरियल कितना लगना चाहिए था और कितना लग गया। एक्स और वाई का देखें, एक्स कितना लगना चाहिए था, सबसे पहले एक्स की हम पकड़े कि कितनी आउटपुट हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी क्या है, एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई है, ए की कितनी, एक्स कितने पे लगता है, ए पे लगता है और बी पे भी लगता है। इधर देख लो आप, उधर से ए और बी पे, ए बी सी पे लगता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल ए कितनी आउटपुट हुई है, ए की 11,000 सेल की है, बी किया है 5,000, वो किया है 9,000। कितना लगना चाहिए, ए पे कितने यूनिट लगते हैं एक्स के 2 यूनिट, बी पे 4, सी पे 1। किस रेट पे, स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्स इज 2 2 2 और 2। ये आ गया आपका 44,000, 40,000 और 18,000, 1,02,000। एक्चुअल आउटपुट थी आपकी 51,000। 51,000 लगना चाहिए था 1,02,000 रुपए के हिसाब से, बट आपका एक्चुअल कितना अनकवर्ड हो गया, वहां पे ऊपर की कोई डिटेल नहीं दी हुई कि ए पे कितना लगा, बी पे कितना लगा, वो अपने को चाहिए भी नहीं। 54,000 लगा 1,09,620 का, और क्या रेट आ गया, ये रेट आ गया 2.03 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर वाई कितना लगता है, ए पे, बी पे और सी पे। ए की आउटपुट कितनी है 11,000, 5,000, 9,000। वाई कितना लगता है, इस रेशो में लगता है 3, 1 और 4 की रेशो में, 3, 1 और 4।
पर यूनिट रेट है इसका 1। ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 33,000, 5,000 और 36,000। टोटल बन गया ये 74,000। 41, हाँ ठीक है ना, 74 बन गया। एक्चुअल कितना हुआ? 72,000। कितने पे? 73 पे। क्या रेट आ गया? 1.0। ठीक है, अब हमारा ये टेबल बन जाएगा जो हमें चाहिए होता है। अब हमने मटेरियल के जो वेरिएंस निकालने हैं वो निकल जाएंगे। ये देखो अब अपना ये टेबल बना कि x और y, ठीक है। x कितना लगना चाहिए? 51,000 एट द रेट 102। ये आपका स्टैंडर्ड आ गया ना। 51,000 लगना चाहिए 1,02,000 का, ये आपका स्टैंडर्ड था 2 के हिसाब से। y कितना स्टैंडर्ड था आपका? 74,000। एक्चुअल कितना कितना लगा है ये? 54,000। 1,09,000 620 के हिसाब से। और ये लगा है आपका 73,000, नहीं 72,000 लगा है 73,000। उसके बाद सम कंप्लीट है। ये यहीं तक था, एक बार अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। नहीं 109 ये बन गया 182,620 का, और ये बना आपका 1,26,000, और ये आ गया 1,76,000। मटेरियल तक ये है कि सबसे पहले तो हमने ये निकाला कि x कितना लगना चाहिए था, वो हमने निकाल लिया कि इस रेशियो में ये हमारे पास 51,000 यूनिट लगने चाहिए थे 2 के हिसाब से 1,02,000। भाई कितना लगना चाहिए था? 74,000 लगना चाहिए था, इस रेट पे लगना चाहिए था। ये टोटल आ गया आपका। एक्चुअल कितना लगा? 54 लगा, और ये लगा, ये आपको एक्चुअल दे रखा है। बस उसके बाद खत्म है सम। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और वो आपके वेरिएंस निकल जाएंगे। अगर मटेरियल का निकालने जाएंगे तो 176 माइनस 182, इन्होंने दे नहीं रखे सारे, अपने को जो निकालने हैं वही निकाल लेंगे। फिर मिक्स कैसे आ जाएगा कि अगर 126 पे निकाला है तो इसका क्या मिक्स होना चाहिए था इसकी रेशियो में। क्लियर है यहां तक? आगे तो नहीं करने की जरूरत। फिर इन्होंने सेल के निकाल रखे हैं सारे वेरिएंस। सेल के भी अपन थोड़ा सा बस डिस्कस करते हैं कि सिर्फ आप सेल का आप वेरिएंस कोई नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये टेबल बनाते हैं। वो भी क्यों? इन्होंने ना 2 टेबल बनाए हुए हैं, बट आपने 2 टेबल नहीं बनाने, आपने एक ही टेबल बना लेना है। सिर्फ मैं वही आपको डिस्कस करता हूं कि वो आपने एक टेबल बना लेना है, उसी से आपने कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले वो टेबल कैसे बनेगा? प्रोडक्ट का ना, ए बी और सी। स्टैंडर्ड आपकी बजटेड आउटपुट कितनी थी? 10,000, 6,000 और 8,000। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस था 12, 15 और 9। सेल वैल्यू होगी आपकी 1,20,000, 90,000 और 72,000। यहीं पे आपने मार्जिन निकाल लेना कि बजटेड मार्जिन क्या क्या था। बजटेड मार्जिन आपका दे रखा है, स्टैंड 7 कॉस्ट दे रखी है, तो 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 9 6 और 9 माइनस 6 है 3। तो टोटल मार्जिन आ जाएगा आपका। फिर इधर एक्चुअल फिगर आ जाएगी। साथ में ही बना लोगे ना तो कन्वीनियंस रहेगा, नहीं तो आपको डुप्लीकेट वर्क करना पड़ेगा। तो उसके आपके दोनों को आ जाएंगे। करें आगे या क्लियर है इसमें?
ये तो द मोस्ट सिंपल एग्जाम है, वहीं तक था कि अपन ने एक्स की कैलकुलेशन करके उसको कहां तक निकालना है, ये तो आगे ऐसे ही था। फिर है 17, फिर है 17, ये किया है या नहीं? ये भी डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल के ये आप करते हैं 17। ये क्या है, सिर्फ छोटा सा एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको डब्ल्यूआईपी दे रखी है, उसके हिसाब से एक्चुअल आउटपुट निकालनी है, मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी निकाल हुई है उसके हिसाब से अपन ने बिजनेस करना है। इसको अपन चर्चा करते हैं। The GF Associate undertake to prepare property tax. They use the weighted average method and actual cost for financial reporting purpose. However, for internal reporting, they use a standard cost system. The standard of equivalent performance have been established as follow. लेबर पर रिटर्न, जो भी अपने रिटर्न भरते हैं उसके 10 घंटे लगते हैं लेबर के, किसके हिसाब से? ओवरहेड है 10 आवर्स एट 15 पर के हिसाब से। 4 जून 2012 परफॉर्मेंस, बजटेड ओवरहेड इज 1,08,000 फॉर द स्टैंडर्ड लेबर आवर अलाउड। मतलब इसको उन्होंने लेबर आवर से किया हुआ है, 1,08,000 आपका फिक्स ओवरहेड है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ जून, कि ओपनिंग था रिटर्न इन प्रोसेस 25%, 180 नंबर, मतलब आपके पास 180 नंबर रिटर्न थी ओपनिंग, जो कि 25% कंप्लीट थी। और है ना ना ना, तो कंप्लीट कितना है इसमें? 25% कंप्लीट है। ये ओपनिंग है, ये थोड़ा सा अलग है, ये ओपनिंग है। उसने दे रखा है कि आपका ओपनिंग काम ही इतना कंप्लीट हुआ पड़ा आपके पास, मतलब अगर आपने मटेरियल बनाना था तो 180 यूनिट बना दिए, उसमें 25% मटेरियल लग चुका है, तो इक्वलेंट टू कंप्लीट कितना लग जाएगा? 180 का 25% आएगा। हाँ, हमने क्या किया, हम इस मंथ को शुरू करने से पहले हमें बता रखा है कि हमने 180 यूनिट मटेरियल के डाल रखे हैं, उसमें मटेरियल कितना डाल दिया? 25%। मतलब तो कितने यूनिट का मटेरियल टोटल डल चुका? 180 का 25% ना। टन 820 यूनिट इन्होंने नए स्टार्ट किए, एट द एंड प्रोसेस में है 200 यूनिट, वो कितने कंप्लीट है? 80%। कॉस्ट डाटा, रिटर्न इन प्रोसेस, लेबर के 16 आवर और 16,000 और ओवरहेड 8,000, मतलब जो रिटर्न इन्होंने ओपनिंग उठाई, लेबर के 18,000, 16,000 सॉरी, और ओवरहेड के 8,000। जून टू 30 अपने लेबर के 4,000 आवर पेड किए हैं 2 लाख के हिसाब से, ओवरहेड अपने इनकर्ड हुए हैं 1 लाख। You are required to compute for each cost element equivalent unit of performance and the actual cost per equivalent unit। तो सबसे पहले तो आप वो निकालें कि अपनी इक्विवेलेंट यूनिट की कितनी आई है। इधर देखो आप, सबसे पहले है अपने पास
अपने पास सबसे पहले ओपनिंग लेते हैं, ओपनिंग कितना स्टॉक पड़ा है अपने पास। अब अपने ये देखना है, पहले तो आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि अपने करना क्या है। अपने ये देखना है कि मेरा मटेरियल इस बार कितना लगा आउटपुट के लिए। कुछ माल तो पहले ही लगा रखा था, कुछ माल मैंने अभी लगा दिया, वो आधा लगा रखा है, कुछ कंप्लीट हो गया, तो स्टैंडर्ड उससे निकालेंगे ना कि कितना लगना चाहिए था। सबसे पहले ओपनिंग WIP कितना है आपका, ओपनिंग WIP है आपका 180 यूनिट 25%। इसका मतलब मेरा मटेरियल इसमें कितना लगा हुआ है, हाँ 75 और लगाना है। ये तो ओपनिंग हो गया, और प्लस आप ड्यूरिंग द ईयर आपने 820 स्टार्ट किया, तो आपके टोटल 1000 यूनिट आपने स्टार्ट कर दिए ना। उसमें से इन्होंने दे रखे हैं कि 200 इन प्रोसेस में है, क्लोजिंग WIP कितना परसेंट, 80%। इसका मतलब कंप्लीट कितने हो गए आपके 800। ठीक है, तो इसमें कितना कितना हिस्सा आएगा, 200 का 80%, 160। तो हमने इस बार 960 यूनिट कंप्लीट किए। इन्होंने कैसे दे रखा है क्लियर या नहीं, आपको नहीं हुआ, देखो हो गया क्लियर। अपने ओपनिंग थे 180 यूनिट, 820 हमने नए डाले, 1000 हो गए, उसमें से 200 तो 80% कंप्लीट है और 800 इतने हैं। तो आपके टोटल कितने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बने इस बार 960। और पर यूनिट रेट उन्होंने निकालने को कहा है लेबर का। सबसे पहले लेबर भी एवरेज रेट आपका अब क्या आया, लेबर का ओपनिंग WIP में भी मटेरियल पड़ा है 16,000, नहीं मंथ के हिसाब से ओपनिंग है आपका 16,000 लेबर का, और ओवरहेड का कितना है ओपनिंग 8,000। करंट आपने कितना लगाया लेबर 2 लाख, 1 लाख ओवरहेड, कितना हो गया 216 और 1,08,000 डिवाइडेड बाय 960, पर यूनिट रेट आपका आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, ये आ गई आपकी 225 और 112 पे 50। क्लियर है या कोई डाउट है, ठीक है। ये तो फर्स्ट था, इनका एक्चुअल है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिटर्न, कि जो आपने एक्चुअल कॉस्ट जो रिटर्न की है वो आपको एक्चुअल कितनी पड़ी, हाँ रिटर्न इन प्रोसेस की है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी। उसकी कॉस्ट आप कैसे वैल्यूएट करोगे, कितनी है आपकी वो 200 है ना, 200 WIP में है, तो लेबर का 200 का 80%, 160 पे तो लेबर के पैसे लगे हुए हैं, और ओवरहेड के भी 200 इंटू 80%, इसके भी 160 पे पैसे लगे हुए हैं। किस रेट पे लगे हुए हैं वो रेट अपन ने निकाल ही लिया, 225 और 112 50, 36,000 और 18,000 टोटल आ गया आपका। क्लियर। फिर है द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न तो उन्होंने ऊपर ही दे रखी है,
स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न आपकी क्या कॉस्ट आएगी, लेबर लगेगी 10 आर एट द रेट ऑफ 300, ये आ गया, 10 आवर ये लगेंगे, ओवरहेड दिए हुए हैं 150 ये आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर आपकी आ गई 450। ठीक है, अब आप वेरिएंस निकाल लें। नहीं, द लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टेटमेंट शोइंग आउटपुट जुलाई एलिमेंट वाइज 960 और अपन ने कितने निकाल लिए थे, और actual performance unit term equivalent unit as calculated above 960 मैंने कैसे किया था, नाइन सिक्सटी की आउटपुट कहाँ से ली है, आठ सौ, हाँ ठीक है, हाँ। अब अपन ने टोटल कंप्लीशन किया, कितना किया है, 960 यूनिट कंप्लीट किए हैं ना अपन ने, तो पहले तो उसका ओपनिंग निकाला है कि अब उसमें ओपनिंग कितना इंक्लूड था, हाँ ये लेबर और ये ओवरहेड का है, और आपका आउटपुट हुआ है इस बार 960 का, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना था, -45 आ गया ना, जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था कि 80 का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है, 25% है ना, 118 to 25। तो आपने जो इस बार लेबर या वो ओवरहेड लगाई वो 915 के आउटपुट के लिए लगाई, ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन ने वेरिएंस निकालना है। लेबर वेरिएंस कितना आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आपकी कितनी हुई है, 915 आउटपुट आई है ना, तो 915 इंटू एक पे कितने आवर लगते हैं, 10 घंटे, रेट है आपका 30, ये हो गया 2,74,500 है, हाँ हाँ ना ना, कैसे नहीं, कैसे कह रहे हो, हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअल आर दिए हैं आपको, हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी हो जाएगा, बट नहीं नहीं, तो ये तो अपने को निकालनी पड़ेगी ना 915 यूनिट, ये नहीं निकालने पड़ेंगे, हाँ उसके आगे के तो वो तो किसी भी तरीके से पकड़ रही, चलो आप तो अपने नॉर्मल फार्मूले से चलते हैं कि सबसे पहले अपनी आउटपुट देखी 915, 10 और 30, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपनी 274 आनी चाहिए थी, आप इसको 1 मिनट ऐसे नहीं बनाते, आप जो भी अपना टेबल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, आप ये बनाते हैं ना कि 915 आर, 915 की आउटपुट है, उस पर स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए थे, 9150 एट 30, 274,500, एक्चुअल कितने लगे 4,000, इधर देखो आप 4,050, 2 लाख, यही लगा है ना, तो इसके हिसाब से तो जितने मर्जी निकाली जाओ वेरिएंस, जब ये अपना टेबल बन गया तो कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया, दिस माइनस दिस,
तो है मैच होएगा, क्यों नहीं होएगा? कॉस्ट वेरिएंस निकाला नहीं होगा, ठीक है ना। 74,500 आ गया ना फेवरेबल। फिर आपका रेट कितना आएगा? 30 माइनस 50 इंटू एक्चुअल आर। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है, 80,000 एडवर्स। एफिशिएंसी कितना आएगा? 9150 आवर लगने चाहिए थे, माइनस 4000 लगे हैं। रेट कितना है? मतलब आप अपने जो फॉर्मूला सीखा है ना, उसी के हिसाब से चलो, नहीं तो फिर फॉर्मूले तो इसमें बहुत सारे हैं फेवरेट। उन्होंने ना वो निकाल नहीं रखा, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। कॉस्ट वेरिएंस नहीं उन्होंने पूछा हुआ, ठीक है। कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें या क्लियर है ये? मतलब सिर्फ आपने बुक से देख के तो, मैं कहता हूँ जितने भी सम कर लेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। बुक्स में देखेंगे तो समझ में आएगा ही कि अपने को वैसे खुद क्रिएट हो रही है वो चीज के नहीं, ये आपने देखना है जरूर। और अब फिर जब मान लो आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो उसके बाद बुक छोड़ के सिर्फ वो पकड़ के कि क्वेश्चन पकड़ के फिर इसको सोल्यूशन करके देखना कि अपने से ये होता है या नहीं होता। फिर आ गया अपना ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस कितना आएगा? फिर इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें वो निकाल नहीं रखा, इसलिए वो हो रही है। फिक्स ओवरहेड का अपना सब, पहले तो अपनी बजटेड आउटपुट कितनी है? बजटेड आउटपुट थी अपनी, कंफ्यूजन हो रहा है। इन्होंने अब ये निकाल रखा है, एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला है। एक्चुअल अपना फिक्स ओवरहेड कितना हुआ है? 1 लाख। हाँ बजटेड वॉल्यूम वो आपका निकला, ठीक है बिल्कुल। 1 लाख, अपने 1,08,000 का वो था अपना। हाँ बिल्कुल, नहीं 1500 नहीं, नहीं 150 से। हाँ, तो आपकी एक्चुअल आउटपुट कितनी होनी चाहिए, बजटेड आउटपुट कितनी आ गई आपकी? 1,08,000 डिवाइडेड बाय 150 आ गया ना अपना। तो अपनी बजटेड आउटपुट है 720। अब कोई भी वेरिएंस पकड़ लो, 720 में कितना आना चाहिए था? अगर अपन ने कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, 720 इंटू 720 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी, सेम ही आएगा माइनस। हाँ ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया 1,08,000। और वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम आपकी आउटपुट कितनी आई है? 915 की। स्टैंडर्ड है 150, पर यूनिट रेट 150 है ना। 250। और वो कितना बनेगा? 37,000। टोटल कॉस्ट वेरिएंस कितना बन गया आपका? 37,250। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वो कैसे आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 1,08,000। और वो आ रहा है, वो कहाँ गया है? वो निकाला नहीं इन्होंने ना।
नहीं नहीं नहीं, वो कैसे आएगा? 920, यस यस, 915 इंटू स्टैंडर्ड रेट लगाओ आप अपना, 915 इंटू 150, हाँ 137,250 होनी चाहिए थी, होगी 1 लाख। ठीक है ना, वो इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया होगा। ये आपका मटेरियल कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 920 इंटू 150, 137,250 माइनस 1 लाख, 37,250। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आगे आगे और भी एग्जांपल हैं, कुछ एग्जांपल आप और डिस्कस करेंगे, कुछ आप खुद करो, फिर आपको पता चलेगा। मेरे को अपना फीडबैक दो कि ये एग्जांपल मेरे को समझ में नहीं आई या ये कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये अब आगे कंसेप्चुअल आपने वही पकड़ के चलना है जो आपने डिस्कस की है। उस कंसेप्ट से अगर कोई भी सम आपका सोल्व ना हो, फिर आप उसको डिस्कस करें।